हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और वुडोजल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आ गई है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के आधार पर। ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है आपका, जो कि नीट और आईआईटी जेईई दोनों के पर्पस के लिए है। आईआईटी जेईई में सिर्फ ये मेंस के केस में आएगा, एडवांस में नहीं आने वाला है, ध्यान रखेंगे। तो आज का जो केस है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई क्या? पिछले वाली जो वीडियो बनाई थी उसकी हेडलाइन तो भी काटी नहीं, रिड्यूसिंग द रिलेशन। कोई नहीं बेटा, ऐसा है कि बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं, इसी वजह से ये गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आज चेक करते हैं। इसके अलावा हम एरर्स पर भी बात करेंगे, कितने प्रकार की एरर आपके सामने होती है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी हमारी जो एक आइडियल वैल्यू होती है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है वो, तो जो मेजर्ड वैल्यू आइडियल वैल्यू के कितने पास में है उसे एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक, तो एक्यूरेसी को अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेजर्ड वैल्यू आइडियल वैल्यू के कितना पास में है, आइडियल वैल्यू के कितना पास है। एक्चुअल में कितने पास का पता कैसे करते हैं? जितनी कम से कम एरर होगी उतनी ही ज्यादा इस चीज के निकलने की संभावना है। तो हमें क्या करना है? कम से कम एरर होने चाहिए, तब ये चीज लागू होगी। दूसरा केस है प्रिसीजन। प्रिसीजन किस चीज पर निर्भर करता है? प्रिसीजन निर्भर करता है स्केल के ऊपर, कि स्केल का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि वो सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कितनी नाप सकता है, वो लीस्ट काउंट होता है। अब इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने पहले लिख करके रख ली। ध्यान से देखो, एक कोई रोड है, एक कोई डायमेट्रिकल एंड्स है एक रोड के, और उसकी आइडियल वैल्यू जो है उसको नापने के लिए आपने स्केल का इस्तेमाल करा, माइक्रोमीटर का या किसी और चीज का इस्तेमाल करा। पहले ए आदमी ने एक्सपेरिमेंट में यूनिट मेजर करी 5.25, 5.27, 5.26, 5.26। पहले ही दोनों केस में अंतर जो आ रहा है वो 0.02 का आ गया और यहां पर 0.01 का अंतर आ गया। इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है एक्चुअल में एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी इनएक्यूरेट है कि इस पर प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। आमतौर पर ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा, जब एक कंपनी से इंजीनियर आता है और दूसरी कंपनी में जाता है तो वो अपनी वैल्यूज को, जैसे मेरी एक कंपनी है, मैंने आपको मार्कर बनाने के लिए बोला, और जब मैं आपके यहां पर मेजर कर रहा हूं तो ये वैल्यू 5.252 आनी चाहिए थी या 5.250 आनी चाहिए थी, और ये वैल्यू आ रही है 5.250 की एक्यूरेसी वाले हमने मेजर करने हैं। ये लीस्ट काउंट दिखा रहा है। इसमें अभी अंतर समझ में आ जाएगा दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस आ गया। मैंने 4 बार नापा और चारों बारों में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, 0.01, 0.02 और 0.03 की वैल्यूज में अंतर आ गया। इतना अंतर आ जाए मान लो, तो ये ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, दोनों ही केस में रिजेक्ट हो जाएगा माल। दूसरे वाले केस को ध्यान से देखो, 5.202, 5.20250, 5.251, 5.251। इन दोनों के केस में जो डिफरेंस है वो है 0.02 और यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है इसका और इसका 0.001 का। इसमें प्रिसीजन तो है, लीस्ट काउंट तो उसने 0.001 का दे रखा है, लेकिन एक्यूरेसी में अंतर आ रहा है। हमारी तीनों वैल्यूज अलग अलग, 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यू डिफरेंट आ गई हैं। ये एक्यूरेट रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसको एक्यूरेटली चेक करो, इन दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 0.001, मतलब हमारा जो लीस्ट काउंट आ रहा है उसका डिफरेंस भी बहुत छोटा रखा है 0.001 का, और यहां पर तो लीस्ट काउंट में जो डिफरेंस है वो आया ही नहीं है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत ना के बराबर है, और हमारी मेजर्ड वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आने की कोशिश है। तो ये एक ऐसा केस आया जो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों केस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये केस आई थिंक एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए काफी है, हम इस पे सवाल करेंगे। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस चलने वाला है आपका टाइप्स ऑफ एरर्स। हमारा जो मूल टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। हाँ तो बच्चों बात करते हैं हम एरर्स पर। एरर कितने प्रकार की होती हैं? एरर के कुछ प्रकार हैं, उनमें से सबसे पहली आती है सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर में भी एक एरर है, उसका नाम है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या है कि एक ऐसी एरर जो लगातार किसी चीज को नापने में आ रही है। किस चीज को बार बार लगातार नापने में एरर कैसे आ सकती है? एक माइक्रोमीटर आपने देखा होगा। माइक्रोमीटर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी सर्कुलर डायमीटर को इस्तेमाल करने के लिए। आमतौर पर उसमें एक पीछे गोल एक सर्कुलर स्केल होता है जिसको ओपन किया जाता है, इस प्रकार से खोलते हैं हम, ठीक, और वो खोलते रहते और लास्ट में जाता है वो 0 पर जाकर रुकता है। आमतौर पर जब ये कंपनी कोई बनाती है, वैसे तो एक्यूरेट बनाती है, पर उसके मेजरमेंट में, उसके बनने में या उसके हमारे पास तक पहुंचने में कहीं पर दब जाने की वजह से बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसमें स्केल की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं आती। तो इस एरर का मुख्य कारण हुआ इम्परफेक्ट डिजाइन। दूसरा कारण क्या हुआ? इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से ये वाली एरर जनरेट हो जाती है जो लगातार फिर आती रहती है। ठीक, पहली एरर। दूसरी एरर जो दिखाई दे रही है वो है जीरो एरर। आमतौर पर जब स्केल को खोला जाता है, जिसकी मैं अभी ओपन करने की बात कर रहा था, सर्कुलर स्केल को, और वो हॉरिजॉन्टल स्केल पर टकराता है। मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल स्केल है उसमें जिसमें 1 2 3 4 मार्क करा हुआ है, 0 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से। हालांकि उसमें लीस्ट काउंट भी होते हैं। और एक सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में मान लेते हैं कि 0 यहां पर आता है और 1 2 3 4 इस तरफ आता है या इस तरफ आता है, किसी एक तरफ भी आता है। तो जब आप इसे खोलेंगे तो खोलने के बाद में तो 0 वाली जो ये वाली वैल्यू है सर्कुलर स्केल की और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू आ रही है ये वाली, ये दोनों कोलैप्स करनी चाहिए। ठीक, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्केल की 0 और वर्टिकल स्केल की 0 दोनों कोलैप्स करनी चाहिए, तो इसे जीरो एरर बोला जाता है। लेकिन आमतौर पर ये वैल्यू 0 पर कोलैप्स नहीं करती है, ये या तो 0 से पहले आ जाती है या 0 से बाद में आती है। उसका कारण क्या होता है? जो लोग इस माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, गोल गोल वाली घुमाने वाली चीज का, और तब वे उसे खोलते हैं, तब क्या होता है कि खोलते समय वो ज्यादा दबा देते हैं या बंद करते समय ज्यादा टाइट कर देते हैं। इसी वजह से उसके जो अंदर की बेयरिंग बॉल होती है वो बेचारी, हालांकि गैप उनमें ज्यादा होता नहीं है, वो थोड़ी टाइट हो जाती है, अपने एडजस्टमेंट को थोड़ा सा फिक्स कर लेती है हिसाब से ज्यादा दबाव की आने की वजह से, जिस वजह से ये सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल दोनों में अंतर आ जाता है। मान लेते हैं कि ये वाली जो सर्कुलर स्केल है और जो लीनियर स्केल है, इन दोनों की रीडिंग में अंतर आया। यहां पर 0 आ रहा था और ये यहां पर 0 ना करके यहां पर आ गया -2, 0 इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसके सर्कुलर स्केल में -2 आया। इस -2 के आने से तो जो 0 था और जो -2 था उसको एक्चुअल में 0 पर आना था, लेकिन वो आ गया -2 पर, यानी कि एरर पहले से ही आ गया स्केल के अंदर ही, तो वो 0 एरर में काउंट हो जाएगा। 0 एरर क्लियर हुआ, यानी कि स्केल के सर्कुलर पार्ट और लीनियर पार्ट में आने वाले स्केल के अंतर की वजह से जो एरर क्रिएट हो रहा है वो 0 एरर है। इस केस को समझने के लिए हम इस पर न्यूमेरिकल जरूर करेंगे थोड़ी देर में ही। थर्ड एरर जो आ रहा है वो है एनवायरमेंटल एरर। तीसरा एरर आ गया एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का एरर कहां से आ सकता है? आमतौर पर ये जो एरर मशीन या ये वाले जो पार्ट होते हैं, स्केल इस्तेमाल होते हैं, गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि गियर बनाने वाली कंपनी, तो कुछ साल पहले तक मैं भी उसमें काम किया करता था, तो उसमें एक्यूरेसी मेजर करने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वो अक्सर ऐसे सिर्फ उंगली लगाने से मात्र से भी ये बता देंगे हाँ ये बोर्ड बहुत ज्यादा रफ है, इसको और शार्प होने की आवश्यकता है। वो बहुत तेज होते हैं। तो एक्चुअल में वो एनवायरमेंट एरर किस प्रकार से आ जाता है? गियर को बनाने वाली कंपनी में हीट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उसमें जो मशीन है वो लगातार चल रही होती है, हीट प्रोडक्शन होता है। गर्म सामान के आसपास में अगर हमारे टूल्स रख दिए जाते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं, और उस एक्सपेंशन की वजह से हमारी जो लीनियर डायमेंशन है वो बदल जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर में बदलाव की वजह से
जो एरर्स क्रिएट हो रहे हैं वो एनवायरमेंटल एरर हैं। तो मोस्टली इसका जो कारण है गर्मी है, यानी कि टेम्परेचर में बदलाव, टेम्परेचर में इंक्रीज होने से जो स्केल की आइडियल वैल्यू है स्केल में एक्सपेंशन हो जा रहा है और उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा केस है एनवायरमेंटल एरर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट एरर जो आपके सामने आने वाली है वो है रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। रैंडम एरर आमतौर पर अचानक से आ जाती है, स्लैंट हाइट की वजह से, कुछ बदलाव होने की वजह से, थोड़ा सा ध्यान हटने की वजह से। आमतौर पर ये मैनुअल एरर्स में आती है, मेजरमेंट में खराबी आ जाने की वजह से ये एरर्स क्रिएट होती है, रैंडम एरर्स। ग्रोस एरर क्या है? ओवरऑल एरर किस प्रकार से आ रही है वो आमतौर पर उसमें इंस्ट्रूमेंट की गलतियां जब हो जाती है कि जब इंस्ट्रूमेंट पुराना हो जाता है। नए इंस्ट्रूमेंट के साथ जब गलती होती है, जब उसको नापने वाला या तो लीस्ट काउंट गलत काम कर रहा हो, या लीस्ट काउंट ढंग से ना नाप पा रहा हो, या नापने वाले में ध्यान लगाने की, केंद्र करने की शक्ति ना हो। आमतौर पर इस चीज को ध्यान कैसे दिया जाता है? जैसे कोई किसी कंपनी में नपवाते हैं, मान लेते हैं इसको नापना हो, तो वो आपको पहले प्रैक्टिस करवाते हैं। कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं? वो एक माइक्रोमीटर आपके हाथ में देंगे और वो बोलेंगे पकड़ो बेटे इसे, तो आप इसे पकड़ेंगे और बोलेंगे इसको महसूस करो, इसकी आइडियल रीडिंग मैंने नाप ली है। वो जो इंजीनियर होगा वो आपको बोलेगा कि महसूस करो कि ये कितना टाइट है। तो अब आप पहली बार नापने रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे, ये हल्का है, जल्दी निकल जा रहा है, बेकार रीडिंग ले रहे हो आप, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इसको थोड़ा और टाइट करते हैं, मेक इट मोर टाइट। ज्यादा टाइट हो गया है, टूटने की संभावना लग रही है, मशीन का ये जो पार्ट है ये खराब हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा फंसकर निकलना चाहिए। ये क्या है? ये माइक्रोमीटर है, ध्यान रखना। माइक्रोमीटर से निकलते समय आपका ध्यान इस पर होगा, वो थोड़ा सा फंसकर निकलेगा, पर इतना ज्यादा फंसकर नहीं निकलेगा कि टूट जाए। तो वो जो नापने के लिए बोलता है वो कुछ इस प्रकार से बोलता है कि नापना है, ढीला नहीं नापना है, टाइट भी नहीं नापना है, इस प्रकार से नापना है कि निकलते समय हमें थोड़ी सी जान लगानी पड़े, तो उस समय की जो एक्यूरेसी आती है वो एक्यूरेट रीडिंग होती है। ये आमतौर पर आपको इंजीनियर सिखाते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो सिखाया जाएगा। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं हम ट्रू वैल्यू पर। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू या आइडियल वैल्यू। आपने एक रोड है, उसकी अलग अलग लंबाई नापी है, A1, A2, A3, A4, A5 मान लेते हैं। 5-6 केस ले लिए और 10 केस ले लिए, आपने इन सब की रीडिंग नोट करी और लिख लिया। तो रियल में ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। भाई पहली बार में आपने नापा 5.231, 5.251, 5.261, 271, अलग अलग केसेस आपके सामने बने। आप ट्रू वैल्यू किसको कहोगे इतनी सारी में? आप बोलोगे सर इन सब का मीन निकाल लेते हैं। क्या? मीन निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN तक अपॉन जितनी वैल्यूज आपने काउंट करी है, वो जो मीन वैल्यू आ रही है वो आपके लिए ट्रू वैल्यू है। ध्यान रहेगा। इसके बाद बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू की या एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर हम ईच केस में निकाल सकते हैं, ऑन ईच केस। ईच केस में एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ए मीन को माइनस करेंगे पहले वाले से, या ए मीन को माइनस करेंगे आप दूसरी वाली टर्म से, या ए मीन को माइनस करेंगे तीसरी वाली टर्म से, या चौथी वाली से। ध्यान रखना हमने मॉड्यूलस भी लगाया है। मॉड्यूलस क्यों लगाया है? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव में आ रही है तो भी पॉजिटिव लिखोगे आप एग्जाम में। ये सभी एक्चुअल में डेल्टा ए आई हैं। क्या? डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू बिटवीन द मीन एंड द जो गिवन डेटा है उसका। इस पर जैसे ही हम इसकी थ्योरी खत्म करेंगे तुरंत इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छा सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट एरर में भी मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? इतनी सारी आपने डेल्टा A1 डेल्टा A2 निकाली, डेल्टा A3 निकाली, इतनी सारी एरर्स निकाल दी, तो इन सब का मीन निकाल लो। पहली वाली एरर प्लस दूसरी वाली एरर प्लस तीसरी वाली एरर, डेल्टा AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। बुक में आपकी में लिखा होगा शायद ये मीन एब्सोल्यूट एरर ना लिख करके इसी टर्म को ही एब्सोल्यूट एरर से दिखा दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, इसके बाद में हमें जो निकालनी है एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर और निकालनी है। हटा देते हैं इस सारी टर्म को। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है? जितनी भी सारी एरर आई थी उन सबका मीन जो लास्ट में आपने निकाला था वो अपॉन जितनी भी एरर आई, जितनी भी वैल्यू आई थी उन सबका मीन, ये आपकी रिलेटिव एरर को दिखाएगा। ठीक, एरर्स का मीन अपॉन जो वैल्यूज थी उनका मीन, वो रिलेटिव एरर है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। परसेंटेज एरर को इसमें इंटू 100 और करना है, बस हो गया काम खत्म। डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। ठीक, इस पर तुरंत ही न्यूमेरिकल करते हैं, एक सवाल लिखते हैं और इस केस को देखते हैं। तो इस सवाल को देख लो, ये आपके सामने जो है, इस सवाल को करने के बाद में आपके जितनी भी कंफ्यूजन थी कि मीन एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, बात खत्म, इतनी सी है। ठीक, सबसे मीन वैल्यू ऑफ निकाल लेते हैं एरर की। ये एक पेंडुलम दिया हुआ है, पेंडुलम की रीडिंग आई है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। अब इन सभी की एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, ए मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए मीन क्या होता है एक्चुअल में? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कितनी वैल्यू दे रखी है में से? 1 2 3 4 5 अपॉन 5। ठीक, वैल्यू रखते हैं बेटे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। ठीक है बेटे, जोड़ दो, कितनी आ रही है? 0 1 1 2 3 3 और 6 9 9 और 3 12, कैरी 1 8 7 15 15 4 19 19 20 4 24 24 36 और 31 का एक कैरी 3 2 2 4 2 6 2 8 10 3 13 13.12 अपॉन 5। 5 से 1321 12 में भाग दे दो। डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्टली दे दो, अलग से देना चाहते हो तो अलग से दे दो। 5 2 जा 10, 3 1 उतार दो, 5 6 जा 30, 1 2 5 2 जा 10, 2.054 जा 20। ठीक, तो एक्यूरेट आंसर जो आ रहा है इसका 2.624 आ रहा है, 2.624। ठीक बेटे, आइडियल आंसर आपका डिवाइड करके ए मीन ये आया। एक्चुअल में हमारे पास जो आंसर दे रखे हैं उन्होंने 2 टर्म्स तक के दे रखे, इसलिए 2 टर्म तक इसे आइडियल केस निकाल लेते हैं। 2.62 आ जाएगा आपका ए मीन। तो ए मीन की वैल्यू आपकी आ गई, यहां पर निकाल के लिख देते हैं ए मीन इक्वल टू 2.62। ठीक, अब आपसे पूछा एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच केस। मैंने एब्सोल्यूट एरर का अभी अभी हाल फिलहाल में ही फॉर्मूला पढ़ाया, उस फॉर्मूले को दोबारा से देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था? ए एब्सोल्यूट, ये ए मीन माइनस A1 या ए मीन माइनस A2 और उस सब का मॉड्यूलस निकालने को आप ए एब्सोल्यूट केस बोलते हैं बेटे। तो आगे से आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि आप ए मीन माइनस जो भी करते हैं वो एब्सोल्यूट केस दिखाता है। चलिए घटाते हैं जरा एक बार इसे। ए मीन कितना है? 2.62 माइनस 2.63, घटा दोगे तो कितना आ रहा है? मॉड्यूलस में ही माइनस का 3 में से 2 गया 1,
0.1 माइनस का आया है इसलिए इसे प्लस का लिखेंगे 0.01 क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है इसलिए प्लस का लिखा है। दूसरी वैल्यू को भी घटा दो 2.62 माइनस 2.56 2.62 है ये 2.62 में से 2.56 घटा देंगे कैरी लेके घटा दिया 12 में से 6 गए 6 0.06 आपकी आइडल केस निकल करके आया है। ठीक ये पहली वैल्यू आई है बेटा डेल्टा मीन 1 डेल्टा मीन 2 और डेल्टा मीन 3 की वैल्यू निकालिए 2.62 माइनस 2.42 इक्वल्स टू 2 में से 2 गया 0 और 1.10 यानी कि 0.1 आपका तीसरा केस निकल करके आया। चौथा केस की एब्सोल्यूट एरर जो निकल करके आई है 2.62 माइनस 2.71 ये आपका आंसर आ रहा है 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 6 गए 0.09 के आसपास आपकी एक्यूरेसी यहां पर निकल करके आई। घटाया ठीक है क्या हमने ये 2 में से 2 गया 0 6 में से 4 गया 2 यहां पर एक्यूरेट है। एक तो हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है आजकल। एक तो हमारे आसपास के लोगों ने एक दो लोगों ने डॉग्स पाल लिए। अब डॉग्स पाल लेते हो भाई केयर कर लो उनकी बेचारों की। एक तो शहर के लोगों का ना दिमाग घुटनों में जा चुका है। कुत्ते पाल लेते हैं बिल्ली पाल लेते हैं पाल लो कोई बुराई नहीं है उन पे ध्यान तो दे लो फिर। उसे पैक करके और चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए और वो पैक हाँ तमीज नाम की चीज नहीं रही लोगों में। तो नेक्स्ट केस है 2.80 और इसको घटा देते हैं 2.80 में से 2.62 को घटाओ 10 में से 2 गए 8 7 में से 6 गया 1 0.18 आएगा वो भी माइनस का आ रहा है 0.18 और बाहर निकालेंगे तो 0.18 प्लस का आ गया। ठीक ये सभी इनकी एब्सोल्यूट एरर निकल करके आए। एब्सोल्यूट एरर के ऊपर क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ था इसलिए सारी की सारी वैल्यूज आपकी प्लस में आई हैं। ठीक नेक्स्ट केस है वो है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता था हमने बताया था कि सारी की सारी मीन एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ लो डिवाइड बाय 5। पहली एरर कितनी आई है 0.01 लिखो 0.01 प्लस दूसरी एरर कितनी आई है 0.06 तीसरी एरर कितनी आई है 0.20 चौथी 0.09 करेक्ट ही था ना इसमें 0.09 पांचवी एरर कितनी आ रही है 0.18/5। अब जोड़ दो 8 9 8 17 17 3 20 और 3 23 और 24 का 4 कैरी 2 1 2 3 3 और 2 5/5। इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटे 5 से 54 में डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 5 1 5 0 आ गया आपका और आपने 4 उतारा 0 उतारा 5 8 40। तो ये एक्यूरेटली कट चुका है तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.108। अगर आप इसकी 2 टर्म्स तक भी एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये लगभग 0.11 आपका आइडियल केस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकल करके आई 0.11 के आसपास। ठीक है बेटे तो ये वाली वैल्यू आ गई है आपकी 0.11। ठीक ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यूज हमने सबकी निकालनी है। रिलेटिव एरर अब निकाल लेते हैं। रिलेटिव एरर का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था रिलेटिव एरर का वो था डेल्टा ए या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर जो आ रही थी। मीन एरर जो आ रही थी मीन वैल्यू ऑफ पीरियड मीन वैल्यू कितनी आ रही थी 2.62। मीन वैल्यू ऑफ एरर्स मीन वैल्यूज आ रही थी नीचे वाली 2.62 और मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है 0.11। इसको आप सोल्व करेंगे ये आपकी रिलेटिव एरर निकल करके आएगा। अब लास्ट केस आपका बचा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो आपकी रिलेटिव एरर आई है इनटू 100 और उसमें कर देना है आपका आंसर आ गया 11/2.62। जो भी करेक्ट आंसर आए वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा।
ये वाला केस आई होप सो कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे जरूर एक बार और करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।